नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं हिंदी में सभी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अपने नंबर काउंट करना, चेक करना कि जो हमारे सिलेबस है उसमें कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो अपना कमजोर हो। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जागना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा। क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रेरणार्थक क्रिया से पूछा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं तो बताना। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। और क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम प्रेरणार्थक बताना है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्रिया दी गई है जागना। जागना क्या है हमारा, ये क्रिया रूप है। इसका जो प्रथम प्रेरणार्थक होगा, प्रथम प्रेरणार्थक होगा इसका जगाना। तो जागना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, जगाना। जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, जगवाना। ठीक है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक जो बनाते हैं बाना शब्द से बनाते हैं। अधिकतम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक से पूछे जाते हैं, जिसके लास्ट में बाना शब्द आता है। लेकिन यहां क्या पूछ लिया, प्रथम प्रेरणार्थक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना जागना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जागना, जगाना, और द्वितीय होता तो जगवाना हो जाता। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो हम किसी दूसरे से करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है ऐसी क्रिया जो हम दूसरे से करवाते हैं कौन सी क्रिया कहलाती है, कहना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, नवयुग का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नवयुग का अग्रदूत। और एक और क्वेश्चन बनता है इन्हीं से, इन्हीं को बोला जाता है हिंदी साहित्य का पिता। हिंदी साहित्य का पिता। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का पिता किसे बोला जाता है, और नवयुग का अग्रदूत ये बोला जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, याद रखना हिंदी साहित्य का पिता किसे बोला गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे स्वर होते हैं, जितने भी हमारे स्वर होते हैं, इनका जो उच्चारण किया जाता है, इन सब का उच्चारण 6 प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से किया जाता है, तो बताना 6 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से, पहला होता है कंठ, उसके बाद दूसरा होता है कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, उसके बाद ओष्ठ, नेक्स्ट होता है कंठ ओष्ठ, और लास्ट होता है कंठताल। तो ये 6 आधार हैं जो हमारे स्वरों के उच्चारण के होते हैं। आपको भी याद रखना है कि स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से किया जाता है, बताना 6 प्रकार से। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ और तालु। ठीक है, ये जो होता है हमारा दंत, ये व्यंजनों के प्रकार में शामिल किया जाता है, स्वरों के प्रकार में शामिल नहीं किया जाता। तो आपको याद रखना दंत के आधार पर हमारा कोई स्वर नहीं होता, क्योंकि स्वरों का तो उच्चारण ही 6 प्रकार से होता है। ये हमारे 6 प्रकार दिए गए हैं। बात कर लेते हैं जो कंठ में आते हैं। तो कंठ में क्या आते हैं हमारे, ए और आ हमारे कंठ में आते हैं, जबकि छोटी ई और बड़ी ई हमारे तालु में आते हैं। री हमारा मूर्धा होता है। उसके बाद ऊ और ऊ हमारे ओष्ठ होते हैं। उसके बाद ओ और औ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओ और औ क्या है हमारे कंठोष्ठ है, जबकि ए और ऐ हमारे कंठ तालु हो जाते हैं। ठीक है, तो ओ और औ क्या है हमारे कंठ ओष्ठ होते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण के बारे में बताई गई चीजें हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, अर्ध स्वर बतानी। बस अर्ध स्वर कौन सा होगा।
तो अर्धस्वर के बारे में याद रखना कि अर्धस्वर होते कितने हैं, तो बताना अर्धस्वर 2 होते हैं, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो 4 होते हैं, लेकिन इनके अंदर 2 क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन ये रे, ले और ब होते हैं, ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इसमें पहला और जो लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रे होता है, रे क्या होता है हमारा, ये लुंठित होता है, रे लुंठित होता है, जबकि ले पार्श्विक होता है। तो अर्धस्वर जो दिए गए हैं 2 अर्धस्वर होते हैं, यह और बे। अब ऑप्शन में जो दिए गए हैं तो यह तो नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में बे दिया गया है, तो बे क्या हो जाएगा हमारा, ये अर्धस्वर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इनसे ये जो दिए गए हैं अंतस्थ व्यंजन, इसमें ये भी पूछ लिया जाता है या ये पूछ लिया जाता है कितने अर्धस्वर होते हैं, तो बताना टोटल 2 अर्धस्वर होते हैं, और दोनों के दोनों कहां होते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो दिए गए हमारे, ये बात कर लेते हैं इसके उच्चारण स्थान की, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। रे का उच्चारण दंत के माध्यम से किया जाता है, ले का भी दंत के माध्यम से किया जाता है, जबकि अगर पूछा जाता बे का उच्चारण तो इसका उच्चारण होता है दंत ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, और ये पूछा गया है हमारा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, ठीक है, अर्थात बिना पैरों के चलते हैं, बिनु पग चले, बिना पैरों के चलते हैं, सुने बिनु काना में अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना, क्या होता है, सजावट करना। अपने शब्दों से या अपने शब्दों के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, बिनु पग चले सुने बिनु काना में जो हमारा अलंकार हो जाएगा, इसमें क्या है, विभावना अलंकार हो जाएगा, क्योंकि विभावना अलंकार में क्या होता है, आपको याद रखना है, विशेष प्रकार की कल्पना की जाती है। जब कभी विशेष प्रकार की कल्पना की जाए, पूछा जाए कौन सा कारक होता है, तो बताना विभावना अलंकार होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला गया है बिना पैरों के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं, ये कल्पना ही है, क्योंकि हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो विशेष प्रकार की कल्पना किस अलंकार में की जाती है, बताना विभावना अलंकार में की जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा से, और क्वेश्चन दिया गया है भाववाचक संज्ञा का चयन करें। भाववाचक संज्ञा जिसे हम अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किन शब्दों से कर पाते हैं, तो बताना भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा से भी कर लेते हैं, उसके बाद सर्वनाम से भी किया जाता है, विशेषण से भी किया जा सकता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण, उसके बाद क्रिया से भी किया जा सकता है, और लास्ट आपका अव्यय से किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन शब्दों से होता है, तो याद रखना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है भाववाचक संज्ञा पूछी है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी, हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जबकि अन्य जो दिए गए हैं सब क्या है, सब जैसे प्राचीन, गुजराती और सरीखा क्या है, सब ये हमारे विशेषण दिए गए थे, जबकि चुनाव क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, बनारसी, बनारसी बाबू, बनारसी भारतीय अमेरिकी शब्द में किस गुणवाचक विशेषण का भाव है, अर्थात
गुणवाचक के जो भेद है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणवाचक तो है ये बनारसी, भारतीय और अमेरिका, लेकिन गुणवाचक के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? क्या ये कालवाचक में दिए गए हैं या स्थानवाचक में, दशा में है या आकार में दिए गए हैं? तो किस में दिए गए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं काल। काल का अर्थ होता है समय। जब समय की बात की जाएगी तो वो कालवाचक हो जाएगा, जैसे नया या पुराना, उसके बाद भूतकाल, वर्तमान काल। तो अगर समय की बात होगी तो क्या हो जाएगा हमारा काल, लेकिन यह समय की कहीं बात नहीं की गई है। उसके बाद जो बी ऑप्शन दिया गया है दशा, जो दशा दी जाती है, जैसे किसी की दशा होती है, कोई क्या है, कोई पतला है तो ये उसकी दशा है, कोई मोटा है, कोई मोटा कोई पतला। उसके बाद गीला, सूखा, तो ये सब क्या दी गई है, ये हमारी दशा दी गई है। ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं, आपको विशेषण व्यवस्था के साथ पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दिया गया है स्थान। स्थानवाचक में क्या क्या आते हैं? तो देखो स्थान क्या होता है, एक जैसे एक दायां जो हमारी साइड होती है स्थान ही है, उसके बाद बायां, उसके बाद जो व्यक्ति होता है देशीय, उसके बाद पंजाबी, बनारसी, गुजराती। ठीक है, तो देखो यही क्वेश्चन पूछा गया है, बनारसी, भारतीय और अमेरिकी। ये शब्द भी हो सकते थे, पंजाबी, ठीक है, गुजराती, कुछ भी हो सकते थे, दाएं बाएं या देशीय, सब में क्या हो जाएगा हमारा स्थानवाचक हो जाएगा। तो ये किस गुणवाचक का भाव है बताना, स्थानवाचक का भाव है। आकार में क्या आते हैं? आकार जैसे कोई होगा, आकार है, जैसे कोई हो जाए गोल, कैसा आकार दिया गया है, गोल। उसके बाद चकोर, तो ये आकार की बात होती है, या तिकोना। ठीक है, तो आप समझो जो बताया गया है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप सिर्फ गुणवाचक को ऊपर से पढ़ के मत जाओ, विशेषण को ऐसी पढ़ के मत जाओ, व्यवस्था के साथ पढ़ के जाओ। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी विशेषण के बारे में तो आपको सब पता ही होगा कि विशेषण होते क्या है, ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, विशेषण कहलाते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? तो बताना, विशेषण के 4 भेद होते हैं। जबकि अवस्थाएं पूछी जाए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्था होती है। ठीक है, इस तरह से विशेषण से क्वेश्चन आते हैं। शायद ही कोई एग्जाम होगा जहां विशेषण से क्वेश्चन ना बनती हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कलम और समाज, शब्दों में लिंग की पहचान करें। अब हमें लिंग की पहचान करनी है कि कलम और समाज में कौन सा लिंग होगा। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है लिंग से, इसके बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है कि लिंग कौन सी भाषा का शब्द है। ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद पूछा जाए हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो बताना हिंदी में 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है हमारा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किस में होते हैं? हिंदी में होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो बताना इसमें होते हैं 3। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग, ये तो हिंदी में भी थे। एक नया होता है नपुंसक, ठीक है, जो थर्ड जेंडर होता है जिसे नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो ये याद रखना लिंग के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आता है लिंग की पहचान किन शब्दों से की जाती है, तो बताना पहला शब्द तो होता है संज्ञा जो लिंग की पहचान करता है, और दूसरा होता है क्रिया। ठीक है, इन दोनों में बात कर लेते हैं कि 100% कौन सा सही होगा, संज्ञा या क्रिया। तो आपको संज्ञा लगानी है, अगर ऑप्शन में संज्ञा नहीं होगी फिर क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो ये लिंग के बारे में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा, कलम और समाज शब्द में लिंग पहचानना हमें कौन सा लिंग होगा। तो देखो इसमें कौन सा लिंग होगा, इसमें होगा हमारा उभयलिंग शब्द। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे अभी तो आपने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक बताए, ये उभयलिंग क्या है? तो आपको समझना है और यहीं पे इसे क्या है खत्म कर लेना कि उभयलिंग क्या होते हैं। तो ऐसा याद रखना
कि जो शब्द, उभयलिंग के बारे में याद रखना, जो शब्द दोनों लिंग अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, जो शब्द दोनों लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान हो, अर्थात उन्हें बोलते समय ये पता ना चल पाए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उभयलिंग कहते हैं। तो उभयलिंग की परिभाषा हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना, ऐसे शब्द जो दोनों लिंग में समान हो अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान हो, उसे क्या कहते हैं? आप बताना, उभयलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे दिए गए हैं उभयलिंग में, देखो क्या दिया गया है हमारा, कलम, उसके बाद समाज। अन्य जो आपको याद रखने, एक शब्द आता है जैसे आत्मा, ठीक है, ये आत्मा क्या हमारा? उभयलिंग है। उसके बाद प्लेग, बीमारी वाला एक शब्द आता है मेल, ये भी हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में होता है। उसके बाद मोटर शब्द, मोटर के बाद जो इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है, घास, उभयलिंग। उसके बाद बर्फ, ये भी हमारा उभयलिंग शब्द है। उसके बाद चाल, चाल चलन क्या है? उभयलिंग। और इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, और आप इसे गलत भी कर सकते हो, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुस्तक, पुस्तक में कौन सा लिंग होगा? तो बताना उभयलिंग है पुस्तक। उसके बाद गड़बड़, और जो दिया गया है कलम, समाज, और उसके बाद सुरतीबाज अर्थात तंबाकू। ठीक है, ये सब क्या है? सब ये सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं सब हमारे उभयलिंग हैं, और यहां से 1000 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये शब्द याद कर लेने हैं, क्या है ये सब? हमारे उभयलिंग है। अगर बात कर लेते इसमें सर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो समाज है एग्जाम में पूछा है, कलम पूछा है, पुस्तक पूछा जाता है, उसके बाद घास, बर्फ, ठीक है, ये ऐसे शब्द है, आत्मा, जो हमारे कई बार पूछे गए हैं। तो समझना उभयलिंग शब्द क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, और इसमें क्या पूछा है? कारक का, कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हम कारक को किस नाम से जानते हैं? कारक के बारे में आपको जो याद रखना है, कार्य करते क्या है तो बताना, संज्ञा कोमा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक की परिभाषा है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम को किसके साथ? संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ, संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ये कारक की परिभाषा है। ठीक है, कारक हमारे वाक्य को शुद्ध रूप प्रदान करते हैं, ये भी कारक के बारे में बोला जाता है, याद रखना। कारक क्या है हमारे? तो जितने भी कारक होते हैं सब हमारे अविकारी होते हैं, अर्थात लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके बाद कारक के बारे में जो आपको याद रखना है, पूछा जाए कारक के भेद तो बताना कारक के 8 भेद होते हैं। उसके बाद पूछा जाए सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, तो बताना सर्वनाम में 7 होते हैं। संज्ञा में कारक के भेद 8 होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है समास में कितने भेद होते हैं, तो बताना समास में 6 भेद होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में जो पूछा गया है, कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कारक को याद रखना, हम विभक्ति भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और कारक को हम परसर्ग भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्या पूछा गया है? भारत की प्रथम देश भाषा पूछी गई है। भारत की प्रथम देश भाषा क्या थी?
ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता भाषाओं की माता या जननी किसे कहते हैं, तो हम बता देते संस्कृत को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता देव की भाषा या देवी देवताओं वाली जो भाषा थी, ठीक है, देव की भाषा क्या थी, संस्कृत। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, भारत की प्रथम देश भाषा ये क्या थी हमारी, पूछा जाए पहली देश भाषा तो बताना पाली। उसके बाद पूछा जाए भारत की पहली जनभाषा, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा जनभाषा, तो भी हमारा क्या होता है पाली ही होता है। ठीक है, किसके समय घोषित की गई थी जनभाषा, तो याद रखना ये सम्राट अशोक के समय पाली को भारत की जनभाषा घोषित किया गया था। जनभाषा क्या थी, पूरी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अगर ये भी पूछा जाए कि पहली राष्ट्रभाषा, तो भी आपको यही बतानी, ठीक है, कौन सी, पाली। तो क्या हो जाएगा हमारी पहली देश भाषा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और क्या दिया गया है 11 में, इसमें दिया गया है भारत में कितने हिंदी सम्मेलन कराए जा चुके हैं। अच्छा, अब तक कितने हिंदी सम्मेलन भारत में किए जा चुके हैं, तो अब तक टोटल सम्मेलन तो हमारे 12 हो चुके हैं, लेकिन यहां तो कुछ और ही पूछा है, भारत में कितने हिंदी सम्मेलन कराए जा चुके हैं। तो भारत में कितने हिंदी सम्मेलन कराए जा चुके हैं, आपको याद रखना है कि भारत में अब तक पहला हिंदी सम्मेलन कराया गया था, याद रखना, पहला हिंदी सम्मेलन कब कराया गया था, 1975 में कराया गया था, और कहां, नागपुर में आयोजित किया गया था। उसके बाद फिर भारत में कराया गया तीसरा हिंदी सम्मेलन, जो 1983 में किया गया था, और यह कराया गया था दिल्ली में। उसके बाद तीसरा हिंदी सम्मेलन कराया भारत में 10वें नंबर का, कब, 2015, और कहां कराया गया, भोपाल में। ठीक है, तो अब तक हमारे यहां कितने हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, तो बताना, अब तक भारत में 3 हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन होता है हिंदी सम्मेलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है 351 अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे हिंदी सम्मेलन आते हैं, अर्थात हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है अनुच्छेद 351 में। उसके बाद कितने सम्मेलन भारत में कराए गए हैं, तो आंसर है 3। अगर क्वेश्चन होता कि कितने सम्मेलन अभी तक मॉरिशस में कराए जा चुके हैं, तो बताना यहां भी अभी तक 3 सम्मेलन कराए जा चुके हैं। और देखो ट्रिक क्या है, जब जब पहला सम्मेलन कहां हुआ, भारत में, तो उसके बाद एकदम दूसरा सम्मेलन मॉरिशस में हो जाएगा, तीसरा सम्मेलन भारत में है तो चौथा सम्मेलन मॉरिशस में हो जाएगा, 10वां सम्मेलन भारत में है तो 11वां सम्मेलन मॉरिशस में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सम्मेलन तो आपको याद रख लेना, 3 भारत में हुए और 3 मॉरिशस में। जो भारत में हुआ उसके जस्ट अगले साल या अगला जो सम्मेलन हुआ कहां हुआ है, मॉरिशस में हुआ। जैसे दूसरा सम्मेलन किया गया था 1976 में, चौथा कराया गया 1993 में, उसके बाद 11वां कराया गया 2018 में। टोटल सम्मेलन हमारे अब तक कितने कराए गए हैं, बताया मैंने आपसे, अब तक 12 कराए गए हैं। ठीक है, जो अभी कराया गया था 12वां, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फिजी में ये कराया गया है 12वां सम्मेलन। कहां किया गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के फिजी में कराया गया है। तो 3 और 3 6 तो ये हो गए, और 12 में एक फिजी में हो गया, टोटल तो 7 सम्मेलन तो ये हो गए। तो 7 सम्मेलन तो ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हो, बहुत आसान है, और यहां से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, आपने देखे भी होंगे, हिंदी सम्मेलन से क्वेश्चन बनते रहते हैं। उससे अलग जो आपको याद रखना है, अब क्या पूछा जाए 5वां हिंदी सम्मेलन, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा तो कंप्लीट हो गए, 5वां हिंदी सम्मेलन कब कराया गया था, बताना, 1996 में आयोजित किया गया था। और ये कहां हुआ था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5वां है और ये होगा पोर्ट ऑफ स्पेन में, पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया था 5वां, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा तो भारत मॉरिशस इसी तरह से, 5वां तो 5वें से पोर्ट ऑफ स्पेन कर देना, दोनों पैसे ही आए हैं। उसके बाद पूछा जाएगा छठा 1999 में आयोजित किया गया था, और ये किया गया था हमारा लंदन में। कहां हुआ था, छठा हिंदी सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। छठे के बाद आता है 7वां। अब देखो कैसे याद रखना है,
से सातवां है और से सूरीनाम है। से सातवां से सूरीनाम, पैसे पांचवा और पैसे पोर्ट ऑफ स्पेन। 6 का आधा कर देना, देखो ये है 6 लेकिन इसका आधा शब्द है 3। मॉरिशस में हुआ था 7वां हिंदी सम्मेलन कब, 2003 में। ठीक है, उसके बाद जो बचा हमारा 8वां हिंदी सम्मेलन पूछा जाए, 8वां कहां हुआ था तो बताना। 8वां हिंदी सम्मेलन 2007 में आयोजित किया गया है। पूछा जाए कहां तो 8 से 9 कर दे, 9 से क्या है न्यूयॉर्क, 8 9 न्यूयॉर्क। उसके बाद आएगा 9वां हिंदी सम्मेलन, तो बताना ये हुआ था 2012 में और ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये हमारे अब तक सारे हिंदी सम्मेलन हो गए हैं 12 के 12। ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। अगर उसके पूछा जाए कि सर अब वाला जो हिंदी सम्मेलन है, नेक्स्ट जो हमारा हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो आपको बताना है 13वां हिंदी सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा, जो अब होना है अगला नेक्स्ट 13वां। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी सम्मेलन थे। देखो इतनी चीजें बताइए, आपकी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बिल्कुल, जो क्रिया की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण क्या है, हमेशा अभिकारी होते हैं। भेद पूछे जाए क्रिया विशेषण के 4 होते हैं। आंख बंद करके आपको बता देना है कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, रीतिवाचक, उसके बाद कालवाचक, तीसरा अगर स्थान का पता चले कोई जगह तो स्थानवाचक, और नाप तोल का पता चले तो परिमाणवाचक। ठीक है, अगर किसी तौर तरीके का पता चलता है तो रीतिवाचक होता है, समय का पता चलता है तो कालवाचक होता है, एक स्थान का पता चलता है तो, एक जगह का पता चलता है तो स्थानवाचक, और नाप तोल का पता चलता है तो परिमाणवाचक होता है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन क्या था, क्रिया की विशेषता कौन बताता है, क्रिया विशेषण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है और ये भी दिया गया हमारा क्रिया विशेषण से। किससे दिया गया है, क्रिया विशेषण से। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है और यहां क्वेश्चन पूछ लिया गया है कुछ और तरीके से। और तरीका क्या दिया गया है, मोहन बाजार की ओर गया में रेखांक के शब्द बताना है। तो मोहन बाजार की ओर गया, तो ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि ये क्रिया विशेषण तो है, मोहन बाजार की ओर गया, किधर गया, गया किधर, बाजार की ओर। तो एक पता चला है, आपको ये बताना है कि देखो ये जो हमारा क्रिया विशेषण पूछा गया है ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, अर्थात हमारा रीतिवाचक है ये, मोहन बाजार की ओर गया, या कालवाचक है, या स्थानवाचक है, या परिमाणवाचक है। समझना और क्वेश्चन को सोल्व करना। हिंदी को बस समझने की देर है, जिस दिन समझ में आ गई पूरे के पूरे नंबर देगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, आपको एक कमेंट में बताना है मोहन बाजार की ओर गया में कौन सा क्रिया विशेषण होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए। बताइए क्या होगा, लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो लिखना क्या है, ये तो हमारा एक क्रिया है। ठीक है, आप देखो क्रिया से बनाना है आपको भाववाचक संज्ञा, और मैंने आपसे बताया कि भाववाचक संज्ञा कई तरह से बन जाती है। जैसे अभी हमारे इन्हीं क्वेश्चनों में पिछला क्वेश्चन था कि हम कई तरह से क्रिया विशेषण अपना, जो क्रिया विशेषण है जो हम अपनी क्रियाएं बना पाते हैं, जैसे भाववाचक से भी हम बना लेंगे। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो लिखना शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी ये हो जाएगी हमारी लिखाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से सबसे अच्छे से पूछे जाते हैं, व्यवस्था के साथ पूछे जाते हैं, कहते हैं जिसे ढंग से पूछे जाते हैं, तबीयत खुश हो जाए उसी आधार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। अब ऐसा तो नहीं है कि पता चला हमारी संज्ञा ही गलत हो रही है तो फिर बहुत गलत बात है, फिर तो हमारी नींव कमजोर है हिंदी के लिए। भले ही हम कहते रहे हमारी हिंदी अच्छी है लेकिन है नहीं। देखो जो अव्यय दो पदों को, दो पदबंधों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हो उन्हें क्या कहते हैं।
जो अव्यय शब्द पदों को, पदबंधों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासें देखी होंगी तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे एक शब्द लिखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जैसा वैसा क्या हमारा समुच्चय बोधक है। और आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे जोड़ने वाले शब्द, जो देखो जैसे वैसे, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा वैसे लाइट चली गई। उसके बाद और आ जाएंगे जो जोड़ने वाले शब्द होंगे, जैसे ज्यों का त्यों। ठीक है, तो जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और यही तो पूछा, जो अव्यय शब्द दो पदों को, पदबंधों को, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हो क्या कहलाते, अब बताना, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, नहीं बतानी है। अर्थात प्रिय जो शब्द है किसके साथ नहीं आता, तो प्रिय विषय तो होता है, हाँ होता है, जैसे प्रिय विषय, हमारा प्रिय विषय, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैथ है, प्रिय विषय तो होता है। उसके बाद प्रिय कवि भी होते हैं, हमारे प्रिय कवि, क्या मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर या मेरे प्रिय कवि, ठीक है, जो भी होंगे आप नाम ले सकते हो उनका। तो प्रिय, प्रिय मित्र भी होते हैं कि मेरा प्रिय मित्र बबलू, नाम ले सकते हो आप, प्रिय मित्र। उसके बाद नेक्स्ट, प्रिय बैरी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये जैसा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, सब जैसा आया होगा उसी तरह से ये टाइप हो गया है। जो शब्द दो वाक्यांशों, दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो ऑप्शन बदल गया, पहले में बी में था, अब समुच्चय बोधक में आ गया। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है तो दो बार आया, इसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दिया गया है, यहां दिया गया है अंक का सर्वाधिक अर्थ युग्म बताना है। शब्द युग्म से क्वेश्चन है। और देखो शब्द युग्म हो सकता है कि कोई इसके जैसा बैठता हो, लेकिन यह एक शब्द लिखा है कि सर्वाधिक, जो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल इसके साथ सही बैठता हो, वही हमें बताना है। इसके साथ जो सबसे सही बैठता हो, अंक के साथ जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सा होगा। पहले देखा है चिन्ह या लेख, उसके बाद धब्बा और पाप, उसके बाद डिटोना और निशान, उसके बाद संख्या और गोद। कौन सा हमारा आंसर सही होगा अंक का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या और गोद बिल्कुल एग्जैक्ट इसके आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया 19, अरणीय रोदन। क्या दिया गया, अरणीय रोदन का शब्द का अर्थ बताना है आपको। अरणीय, ये तो जंगल का पर्यायवाची होता है, अगर आपको पता हो, जंगल, वन, कानन, रवि, कांतार, विपिन, सब हमारे जंगल के हैं, लेकिन यहाँ पूरा लिखा अरणीय के साथ रोदन भी है। अरणीय रोदन का अर्थ क्या होगा, जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना, उसके बाद व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। क्या होगा, अरणीय रोदन। तो याद रखना, अरणीय रोदन का अर्थ होता है व्यर्थ में, मतलब बिना बात के, फालतू में अपनी विपदा सुनाना, अरणीय रोदन का अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है और ये हमारे पत्र लेखन से है। ठीक है, पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे का ऐसे ही उठा लिया गया है, जैसा एग्जाम में आया वैसे ही हमारे पास आ गया। ठीक है, अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में आप क्या लिखेंगे। हम मित्र को पत्र लिखेंगे ही नहीं, हम उसके अंत में कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम मैसेज कर देंगे। लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बताना है। पहले क्या है, उसके मकान का नंबर, बस उसके मकान का नंबर और काम खत्म, ये तो होना नहीं। उसकी गली अथवा सड़क का नाम, हाँ दोस्त सड़क पर रहते होंगे, उससे अगला क्या है, केवल उसके शहर का नाम, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। क्या लिखेंगे, अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखा जाता है, बताओ क्या लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा शहर का नाम और पिन कोड। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है,
खून खोलना, मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा पूछा, मुहावरा, खून खोलना, मुहावरा जो होते हैं वाक्य के अंश, ये बताना है आपको। खून खोलना, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? बहुत क्रोध आना, उसके बाद क्रोध रोक न सकना, उसके बाद क्रोध से पागल होना, उसके बाद आंखें लाल हो जाना। बताओ कौन सा एब्जेक्ट होगा खून खोलने का? खून खोलने का बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा आंसर होगा बहुत क्रोधित होना। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है मदर टेरेसा से, मदर टेरेसा के बारे में पूछा गया है। ऐसी महिला, इन्हें भारत रत्न भी मिला और इन्हें नोबेल भी मिला है। मदर टेरेसा पश्चिम बंगाल में रहती थी। ठीक है, बताओ मदर टेरेसा का खाली स्थान संसार भर में फैला हुआ है क्या? समाचार, यश, प्रभाव या प्रेम, कौन सा होगा बताओ? खाली स्थान कक्षा 6 में आते थे, 4-5 नंबर के आते थे, आज भी आया है। बताओ क्या आंसर होगा? मदर टेरेसा का यश, क्या होगा आंसर? यश संसार भर में फैला हुआ है, ये बात हो गई। ठीक है, आपको एक चीज बतानी है, कमेंट में बताना। आप जितनी कोशिश करोगे, जितनी शिक्षा का विस्तार करोगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आप भूल गए हो तो चेक करना गूगल पर, आंसर जरूर देना। आपको बताना है मदर टेरेसा किस देश की थी, उसके बाद इनका वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, ना तो इनका वास्तविक नाम मदर टेरेसा है और ना ये हमारे देश की थी। ठीक है, उसके बाद अगर और बता सकते हो तो ये बताना कि इन्होंने हमारी नागरिकता कब ली थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं जीएस में मदर टेरेसा के बारे में। ठीक है, आप चेक करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है हमारा? इसमें दिया गया है तरणी का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताओ क्या होगा? बहुत आसान, तरणी का पर्यायवाची शब्द बताना। क्या होगा तरणी का पर्यायवाची शब्द? तरणी का पर्यायवाची शब्द बताना है। अब तरणी के पर्यायवाची शब्द अगर मैं अन्य लिख दूं तो आप समझ जाओगे। जैसे एक शब्द लिखते हैं दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। एक साथ दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। उसके बाद रवि, प्रभाकर, मार्तंड, आदित्य, सविता। सविता, आदित्य, मार्तंड, प्रभाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिवाकर, दिनकर। ठीक, अब आपको पता चल गए होंगे किन के हैं, सूर्य के पर्यायवाची। एक और शब्द होता है आपको याद रखना है, हंस पूछा जाए किसका पर्यायवाची है। ठीक है, स्टार लगा लेना, क्योंकि हंस के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हंस खुद किसका है तो बताना सूर्य का पर्यायवाची होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 जो दिए गए हैं, देखो इसमें क्या पूछा है? सम उपसर्ग से बना शब्द बताना है। उपसर्ग से बना शब्द बताना है, और किससे? सम उपसर्ग से। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया है रंगीला शब्द में प्रत्यय क्या होगा। 24 और 25 जो हमारे दिए गए हैं, ये उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, सभी को पता उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, लेकिन इन दोनों की जो सेम विशेषता होगी वो आपको याद रखना है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, कि उपसर्ग क्या होते हैं तो ये, या प्रत्यय क्या होते हैं तो बताना आप। ये हमारे शब्द के अंश होते हैं, शब्द का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अभिकारी होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए उपसर्ग के भेद बता दो सर, तो बताना उपसर्ग के 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहले बताना संस्कृत के उपसर्ग, जो ये सम उपसर्ग पूछा गया है ये संस्कृत का ही है। ठीक है, संस्कृत। उसके बाद दूसरा हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद उर्दू के उपसर्ग। तो ये उपसर्ग के हमारे भेद होते हैं 3। उसके बाद ठीक है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं तो बताना सर? प्रत्यय के होते हैं 2। पहला
कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 और उपसर्ग के 3। ठीक है, प्रत्यय के कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, जो किसके साथ आते हैं? कृत प्रत्यय आते हैं क्रिया और धातु के साथ। जबकि तद्धित प्रत्यय किसके साथ आते हैं? ये हमारे आते हैं संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और विशेषण के साथ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ आते हैं हमारे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इनके बारे में बेसिक चीजें देख ली। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? सम। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज बता देता हूं, देखो ऑप्शन नंबर बी में ये नहीं होना, ऑप्शन नंबर डी में नहीं होना, ये आपके लिए गिव अवे है। आपको बताना सम उपसर्ग किस में होगा। उसके बाद 25 का आंसर मैं बता देता हूं। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय पूछा है तो रंग तो इसका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, रंगीला में मूल शब्द क्या होगा? तो बताना रंग होगा। और प्रत्यय क्या बना है इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इला हमारा प्रत्यय बना हुआ है। ठीक है, 24 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्या इसमें संयोग होगा या संभाव होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।